बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर सॉर्टिंग के बारे में है। इससे पहले हमने डेटा स्ट्रक्चर्स कवर किए हैं जिनमें एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री और ग्राफ शामिल हैं। हमने हर डेटा स्ट्रक्चर में 3 ऑपरेशन कवर किए हैं: इंसर्शन, डिलीशन और ट्रावर्सिंग। और जहां हमने मेथड देखा कि इंसर्शन, डिलीशन और ट्रावर्सिंग के कितने तरह के मेथड्स हैं, वहीं हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी भी देखी है, इंसर्शन की भी, डिलीशन की भी और ट्रावर्सल्स की। और हमें ये पता चला कि ट्री इज अ बेटर डेटा स्ट्रक्चर क्योंकि उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग और लॉग एन में करती है। इसी तरह से हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में देखा, इस तरीके से हमने ग्राफ में भी टाइम कम्प्लेक्सिटी देखी है। सॉर्टिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर में। सॉर्टिंग का एडवांटेज ये है कि इससे आपकी सर्चिंग फास्ट हो जाती है। अगर आपका डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में होता है, असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो आपको सर्चिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मोर देन वन सॉर्टिंग मेथड्स अवेलेबल हैं। और जहाँ हम ये देखेंगे कि उस वो सॉर्टिंग मेथड किस तरीके से काम करता है, वहाँ हमने ये भी देखना है कि उस सॉर्टिंग मेथड की क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी है, ताकि जब हमारे पास कोई एप्लीकेशन हो, हमारे पास डेटा सॉर्ट करने की रिक्वायरमेंट हो, तो हम ये डिसीजन कर सके कि हमने कौन सा सॉर्टिंग मेथड इस्तेमाल करना है। सिर्फ टाइम कम्प्लेक्सिटी के ऊपर ही बेस नहीं करेगा, रादर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और भी हम चीज़ें देखेंगे रैम के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदरवाइज भी फंक्शन की कॉल के हिसाब से भी, कि हमें किस तरह से डिसाइड करना होता है कि हम ये जो हमारी इस वक्त एप्लीकेशन है और डेटा है, इसको हम किस सॉर्टिंग मेथड से सॉर्ट करें। सो वी विल डिस्कस मोर देन वन सॉर्टिंग मेथड। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। व्हाट इज सॉर्टिंग? सो सॉर्टिंग रेफर्स टू अरेंजिंग अ सेट ऑफ डेटा इन सम लॉजिकल ऑर्डर। जैसे मैंने अभी बताया कि सॉर्टिंग का मतलब यह है कि आप अपने डेटा को किसी ऑर्डर में अरेंज करें, असेंडिंग ऑर्डर में करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें। एग्जाम्पल इस तरह से है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टेलीफोन डायरेक्टरी है जिसमें आपके पास 3 फील्ड्स होती हैं। नेम होता है, एड्रेस होता है और फोन नंबर होता है। अब अगर इन तीनों में देखा जाए तो नेम एक से ज्यादा लोगों का सेम हो सकता है, एड्रेस भी सेम हो सकता है, लेकिन फोन नंबर एक ऐसी चीज है जो हर पर्सन का यूनिक होगा, वो किसी दूसरे का नहीं होगा। तो जब भी हम सॉर्टिंग करते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज सामने रखनी चाहिए कि ऐसी डेटा में ऐसी फील्ड पे हम सॉर्टिंग करें जो कि यूनिक हो, ताकि ये क्लियर हो कि ये जो नंबर आ रहा है सॉर्टिंग में इसका, वो यही इसी रिकॉर्ड को बिलोंग करता है, यानी कि मोर देन वन जो है वो उसके साथ टाई अप ना हो। तो इसलिए हम हमेशा सॉर्टिंग जो है वो एक यूनिक फील्ड के ऊपर डेटा में करने की कोशिश करते हैं। या अगर हम टेलीफोन डायरेक्टरी के अलावा, अगर फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हम आपके स्टूडेंट के डेटा के ऊपर सॉर्टिंग करना चाहें, तो हमें ये पता चलता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एक यूनिक की है, या आपका आईडी कार्ड नंबर है वो एक यूनिक की है जिसके ऊपर सॉर्टिंग की जा सकती है। तो बीइंग यूनिक, फोन नंबर कैन वर्क एज अ की टू लोकेट एनी रिकॉर्ड इन द लिस्ट। क्योंकि ये यूनिक है तो इसलिए जो भी रिकॉर्ड एक्सेस करके लाएगा सॉर्टेड डेटा में से, वो यूनिक होगा, वो एक ही पर्सन का होगा जो आपको रिक्वायर्ड होगा, वो किसी दूसरे पर्सन का नहीं होगा। तो एट द एंड ऑफ दिस स्लाइड वी कैन कंक्लूड कि जब हम सॉर्टिंग करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम यूनिक फील्ड के ऊपर करें। So sorting is among the most basic problems in algorithm design. डेटा स्ट्रक्चर में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एल्गोरिथम एनालिसिस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इज अमंग द मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम इसलिए लिखा गया है कि इसको बहुत ज़्यादा जो है कंसिडरेशन दी गई है और इम्पोर्टेंस दी गई है। सो फॉर एग्जाम्पल वी आर गिवन अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स ईच एसोसिएटेड विद अ गिवन की वैल्यू। फिर हम ये दोबारा कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ आइटम्स है या डेटा जिसको हम कहते हैं, और हर डेटा में हमारे पास एक की वैल्यू है जो कि यूनिक है। एंड द प्रॉब्लम इज टू रीअरेंज द आइटम सो दैट दे आर इन इंक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सॉर्टिंग क्या चीज है कि हमारे पास जो डेटा है, जैसे हम किसी एक यूनिक की को देखते हैं, तो उसके ऊपर अगर हम आइटम को रीअरेंज करें, रीअरेंज मीन कि हमारे पास वो अनसॉर्टेड है और हम उसको सॉर्ट करते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये हमारे की प्रॉब्लम है, या ये हम जो है करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो सॉर्टिंग की कैटेगरीज हैं, जो सॉर्टिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं, वो 2 कैटेगरीज में लाई करते हैं। एक कैटेगरी इंटरनल सॉर्टिंग की है और दूसरी कैटेगरी जो है वो एक्सटर्नल सॉर्टिंग की है। ये हम सॉर्टिंग के मेथड नहीं पढ़ रहे, ये हम सॉर्टिंग मेथड जो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हैं, हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं कि इंटरनल सॉर्टिंग की कैटेगरी क्या चीज है और एक्सटर्नल सॉर्टिंग की कैटेगरी से क्या मुराद है।
So internal sorting की कैटेगरी ये चीज है कि if all the data that is to be sorted can be adjusted at a time in main memory, then internal sorting methods are used. इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसे sorting methods से अपने डेटा सॉर्ट कर रहे हैं कि वो डेटा के लिए आपकी मेन मेमोरी या रैम के अंदर ही सिर्फ उसको करके आपको सॉर्टेड डेटा दे देता है, उसको किसी एक्सटर्नल सॉर्टिंग की एक्सटर्नल मीडिया की जरूरत नहीं होती डेटा को रखने के लिए, सिर्फ वो रैम के अंदर ही डेटा को रख के उसको सॉर्ट कर सकता है, तो दैट इज कॉल्ड द इंटरनल सॉर्टिंग. External sorting is when the data to be sorted can't be accommodated in the memory at the same time and some has to be kept in auxiliary memory. तो आपका जो परमानेंट मीडिया है स्टोरेज का, अगर आपको उस सॉर्टिंग के प्रोसीजर के दौरान कुछ डेटा आपको उस ऑक्सिलरी मेमोरी में रखना पड़े, यानी काम जो है वो मेन मेमोरी में नहीं रह सकता, यानी कि रैम में नहीं रह सकता, आपको कुछ डेटा जो है वो दूसरी आपकी स्टोरेज के ऊपर जो ऑक्सिलरी स्टोरेज है मेमोरी है उसमें रखना पड़े, तो हम ऐसे मेथड को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल सॉर्टिंग. और ऐसे हम सॉर्टिंग मेथड पढ़ेंगे जो कि एक्सटर्नल सॉर्टिंग को बिलोंग करेंगे. तो हम जो भी सॉर्टिंग मेथड पढ़ेंगे वो इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, या वो इंटरनल सॉर्टिंग को बिलोंग करेंगे जिसमें एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत उनको नहीं होगी, वो रैम के अंदर ही डेटा रख के उसको सॉर्ट कर देंगे. और कुछ जो होंगे वो एक्सटर्नल सॉर्टिंग को बिलोंग करेंगे जिसमें उन्हें रैम के अलावा भी ऑक्सिलरी मेमोरी की स्टोरेज की जरूरत होगी. ठीक है, तो अभी हम इसमें सिर्फ जो है वो इस वाली लेक्चर में हम सिर्फ इंटरनल सॉर्टिंग के जो है वो मेथड्स कंसिडर कर रहे हैं. So again, if we come to the internal sorting, so there are two types of sorting. एक stable sorting होती है और दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है, not stable sorting होती है. Now stable और not stable sorting में क्या difference है? If a sorting algorithm after sorting the contents does not change the sequence of similar content in which they appear, it is called stable sorting. ये जो आपको ये वाला जो डायग्राम नजर आ रहा है, ये वाला, ये आपका स्टेबल सॉर्टिंग का है. इसका मतलब ये है कि आपका जब अनसॉर्टेड डेटा था, जैसे नजर आ रहा है 35 है, 33 है, 42 है, 10 है, तो ये अनसॉर्टेड डेटा था जिसमें 26 आपको नजर आ रहा है कि वो दो जगह पे है, एक नंबर 6 लोकेशन पे भी है और एक नंबर 8 लोकेशन पे भी है. तो इंटरनल स्टेबल सॉर्टिंग मींस कि वो जो ये ऐसा नहीं हो रहा कि 6 जो है वो उठ के इस जगह पे आ जाए और 8 वाला जो है वो इधर आ जाए, यानी वो अपनी अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं. जैसे आपको ये नजर आ रहा है जब ये सॉर्ट हुआ तो इस वाले ने पहले आना था, ये पहले आ गया, और ये वाला जो है सीक्वेंस में. ठीक है, आफ्टर द सॉर्टिंग द कंटेंट डज नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ सिमिलर कंटेंट. अब ये सीक्वेंस इनका ये था कि ये वाला 26 पहले आ रहा था और ये वाला 26 बाद में आ रहा था, तो इन्होंने अपना सीक्वेंस चेंज नहीं किया है. ठीक है, तो ऐसी सॉर्टिंग को हम ये क्या कहते हैं, सॉर्ट ये हो गए हैं लेकिन सीक्वेंस चेंज नहीं किया. ये पहले आया था तो यही पहले आया है, इसके बाद ये आया था तो यही इसके बाद आया है. जब वो सीक्वेंस चेंज ना करे तो इस चीज को हम स्टेबल सॉर्टिंग कहते हैं. और अगर वो सीक्वेंस चेंज कर ले, जैसे आपको ये वाला फिगर नजर आ रहा है, तो जो ये वाला 26 था 8 लोकेशन पे, जब ये सॉर्ट हुआ तो ये जो पहले आ रहा था अनसॉर्टेड डेटा में, अब वो वाला बाद में आ रहा है, और जो बाद में था वो सॉर्टेड डेटा में पहले आ गया, यानी इन्होंने अपना सीक्वेंस जो है वो चेंज कर लिया है. तो ऐसी सॉर्टिंग को हम क्या कहते हैं, not stable sorting. So if a sorting algorithm after sorting the content changes the sequence of similar content in which they appear, it is called unstable sorting. अब हम आ जाते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया कि हमें टाइम कम्प्लेक्सिटी देखनी है या एफिशिएंसी देखनी है सॉर्टिंग एल्गोरिथम के. सिर्फ टाइम कम्प्लेक्सिटी ही नहीं देखनी, और भी बहुत सारे फैक्टर नीचे आपको नजर आ रहे हैं, अभी हम देखने लगे हैं. तो द कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम, अगर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम मेजर द रनिंग टाइम ऑफ अ फंक्शन इन विच n नंबर ऑफ आइटम्स आर टू बी सॉर्टेड. हमें क्या बताती है टाइम कम्प्लेक्सिटी किसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम की, कि कितना प्रोसेसर को टाइम रिक्वायर्ड है. मेजर द रनिंग टाइम ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन का नाम इसलिए दे जा रहा है, आप जो भी सॉर्टिंग मेथड पढ़ोगे उसका जो भी डेटा होगा, जो भी उसका कोड होगा, वो आप उस एक फंक्शन के अंदर डेफिनेटली लिखोगे, एक फंक्शन के अंदर, या हम देखेंगे कि हम आगे जब रिकर्सिव एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो मोर देन वन फंक्शन पे भी में भी आपका कोड होगा. तो कोड, फंक्शन से मुराद यहाँ पे कोड है, कि वो जो आपका सॉर्टिंग एल्गोरिथम का कोड है उसको कितना टाइम प्रोसेसर का रिक्वायर्ड है रन होने के लिए, रन हो के डेटा को सॉर्ट करने के लिए. दैट विल बी कॉल्ड द complexity of that sorting algorithm, या हम कहते हैं टाइम complexity. टाइम complexity means running time of the process, प्रोसेसर को कितना टाइम रिक्वायर्ड है उस डेटा को सॉर्ट करने के लिए उस सॉर्टिंग मेथड के जरिए.
So the choice of sorting method depends on efficiency consideration for different problem. हम मैंने पहले भी बताया कि हम किसी sorting method को सिर्फ इस वजह से नहीं select कर सकते कि उसकी time complexity big O n square नहीं है बल्कि big O log n है, तो हमें ये पता है कि big O log n एक अच्छी time complexity है, तो हम इस वजह से उस sorting method को हम consider कर ले। सिर्फ एक time complexity के ऊपर ही हम जो है sorting method की choice नहीं कर सकते, क्योंकि ये और डिफरेंट एफिशिएंसी कंसिडरेशन के ऊपर डिपेंड करता है फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम। यानी आपको ये देखना पड़ता है कि आपके पास प्रॉब्लम किस किस्म का है, आपके पास किस तरह की रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आपने उस हिसाब से सॉर्टिंग एल्गोरिथम को सिलेक्ट करना होता है, जिसमें डेफिनेटली टाइम कम्प्लेक्सिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मगर वो सिर्फ एक अकेला फैक्टर नहीं है। तो दैट्स व्हाई द मोस्ट ऑफ दीज कंसिडरेशन आर, जो अदर कंसिडरेशन है वो क्या चीज है, the length of time spent by programmer in coding a particular sorting program। हमें ये देखना है कि प्रोग्रामर ने कितना टाइम उसमें लगाया है उसको कोड करने के लिए, एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मशीन टाइम नेसेसरी फॉर रनिंग। ये तो हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी में कवर हो गया। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द अमाउंट ऑफ मेमोरी नेसेसरी फॉर रनिंग द प्रोग्राम। हमें स्पेस कितनी चाहिए, हमें रैम कितनी चाहिए, ठीक है, और प्रोग्रामर ने कितना टाइम जो है वो स्पेंड किया उस कोड को लगाने में। इसका क्या मतलब है, अगर प्रोग्रामर ने ज्यादा टाइम लगाया है तो इसका मतलब ये है कि उसने एक एफिशिएंट कोडिंग करने की कोशिश की है। तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी सामने रखना है कि उसने कोई लॉजिक ऐसा बनाया, कोई एल्गोरिथम ऐसे बनाया है जिसको कि कंसिडर करना चाहिए कि वो आपकी एक अच्छा एल्गोरिथम कंसिडर किया जा सकता है। तो जो प्रोग्रामर ने कोडिंग किया उसको भी सामने रखना है, टाइम कम्प्लेक्सिटी को भी सामने रखना है, और हमने ये भी सामने रखना है कि वो रैम कितनी ले रहा है, उसको स्पेस कितनी रिक्वायर्ड है। या इसके अलावा भी अगर हम ये देखें तो और फैक्टर्स ये हो सकते हैं, आपके पास हार्डवेयर किस किस्म का अवेलेबल है, क्या आप उसको जितनी स्पेस चाहिए या जिस जिस किस्म का उसको प्रोसेसर चाहिए क्या आपके पास वो है या नहीं है, तो आपके पास रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल है, या आपकी उसके रिस्पॉन्स टाइम की क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप जो सॉर्टिंग कर रहे हैं डेटा की उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब जिसने आपको ये कहा करने के लिए, क्या उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसको इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए, या क्या उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसको एट द एंड ऑफ द मंथ चाहिए या एंड ऑफ द वीक चाहिए। तो हमें ये सारी चीजें सामने देखनी पड़ती हैं। अगर हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए तो जाहिर है फिर डेफिनेटली आपने टाइम को ज्यादा मैटर करना है कि यार जल्दी से जो है वो रिजल्ट निकाल के दे रहे। इसका मतलब ये है कि अगर उसके लिए उसको रैम की ज्यादा जरूरत है, जैसे अभी अभी हमने ये कहा कि एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिथम फिर हमें करने चाहिए कि जिसको हमें कुछ स्पेस की वो नहीं है, वो रैम भी ले सकता है, वो ऑक्सिलरी मेमोरी भी ले सकता है, लेकिन चूंकि हमें जल्दी उसका रिस्पॉन्स चाहिए तो फिर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी के ऊपर उसको करके वो सॉर्टिंग मेथड कंसिडर कर सकते हैं। या अगर हमें इस तरह नहीं चाहिए, हमारे पास जो है वो स्पेस की लिमिटेशन है, तो फिर हमें कौन सा वाला यूज करना चाहिए, फिर हमें इंटरनल सॉर्टिंग वाला यूज। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि एक चीज के ऊपर जो है वो हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम को कंसिडर करेंगे या सिलेक्ट करेंगे। So various sorting methods are analyzed in the cases like best case, worst case और average case। ये अभी हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं। हमने पिछले भी कुछ टॉपिक्स में पढ़ा था कि जब हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, यानी कि ये इस चीज की बात करते हैं कि कोई भी एल्गोरिथम, नॉट ओनली द सॉर्टिंग, बल्कि जब हम डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन भी पढ़ रहे थे, इंसर्शन, डिलीशन और ट्रांसवर्सल के, तो उसमें भी हमने ये देखा था कि जब हम कोई भी ऑपरेशन या कोई भी फंक्शन करना चाहते हैं, तो अगर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, यानी कि प्रोसेसर उसमें कितना टाइम लेगा, तो हमने तीन तरह के केसेस उसमें देखे थे कि बेस्ट केस क्या होगा प्रोसेसर के टाइम का, वर्स्ट केस क्या होगा और एवरेज केस क्या होगा। ये तीनों केसेस हमने पढ़े थे, और तीनों केसेस की हम बिग ओ निकाल सकते हैं, और हमें ये पता चल सकता है कि बेस्ट केस तो हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये तो आइडियल सिचुएशन है कि बेस्ट केस का मतलब जैसे हमने कहा था बिग ओ वन जो है, यानी एक ही साइकिल में सारा कुछ हो जाए प्रोसेसर की, तो ये तो एक आइडियल केस है, वो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। या सॉर्टिंग में बेस्ट केस ये हो सकता है कि सारा डेटा आपको ऑलरेडी सॉर्टेड में हो, तो इसका मतलब है कि उस एल्गोरिथम को कम से कम टाइम लगेगा, तो ये भी एक आइडियल सिचुएशन है। रियल लाइफ में हमारा टोटल डेटा जो है वो बिल्कुल सॉर्टेड तो नहीं होता। तो हमने ये पढ़ा था कि जो वर्स्ट केस और एवरेज केस होते हैं इनको हम कंसिडर कर लेते हैं, और उसमें भी अगर हमें चॉइस हो तो हम हमेशा वर्स्ट केस की तरफ जाते हैं, क्योंकि जो वर्स्ट केस का बिग ओ निकलेगा जाहिर है उससे ज्यादा वर्स्ट तो नहीं हो सकता। और अगर सॉर्टिंग में हम देखें तो हमारा वर्स्ट केस ये हो सकता है कि हमारे पास टोटल डेटा जो है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में और हमने उसको इंक्रीजिंग यानी असेंडिंग में करना हो, या टोटली असेंडिंग में और हमने उसको किसको करना हो, डिसेंडिंग में करना हो। जैसे 5 4 3 2 1 है और हमने उसको असेंडिंग में करना है 1 2 3 4 5, तो दैट इज द वर्स्ट केस। तो हम वर्स्ट केस को ना सिर्फ सॉर्टिंग में बल्कि हर जगह पे वर्स्ट केस का एनालिसिस करते हैं, ताकि हमें जो मैक्सिमम प्रोसेसर का टाइम है वो हमारे पास आ सके। So most of the sort method we consider have requirements that range from big O n log n to big O n square। हम जो sorting method अभी पढ़ेंगे उनमें हम कुछ देखेंगे जो big O n square को belong करेंगे, और कुछ हम देखेंगे जो big O n log n या
log n की कैटेगरी में लाई करेंगे। अब नजर तो ये आता है कि ज़ाहिर है जो बिग ओ एन स्क्वायर वाले हमारे ख्याल से वो अच्छे एल्गोरिथम नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो अगर एन स्क्वायर है तो दैट मीन अगर 10,000 नंबर सॉर्ट करने तो 10,000 इंटू 10,000 मल्टीप्लाई करें, इतना उसको टाइम चाहिए मतलब सॉर्ट करने के लिए, जबकि लॉग जो है वो एक बहुत छोटा नंबर हो जाता है। लेकिन ये तो टाइम कम्प्लेक्सिटी है ना, हमने उसके साथ ये भी देखना होगा कि उसको कितनी रैम चाहिए, उसको कितनी मेन मेमोरी चाहिए, ये चीज भी हमें सामने रखनी है। हमारे पास एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, वो जो यूजर है उसकी रिक्वायरमेंट जैसे मैंने अभी बताया, तो ये सब भी हम सिर्फ टाइम एफिशिएंसी, क्योंकि हमने शुरू में जब डेटा स्ट्रक्चर शुरू से पढ़े थे तो हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी को साथ साथ जो है, क्योंकि ये सब्जेक्ट का नाम आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम था, तो हमने साथ साथ टाइम कम्प्लेक्सिटी, हमने ये कहा था कि टाइम कम्प्लेक्सिटी भी होती है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी होती है, लेकिन स्पेस कम्प्लेक्सिटी को हमने इसलिए कंसिडर नहीं किया था कि आज इस एरा में जाके अगर हम ये कहें कि यार रैम कोई महंगी हो गई है या हार्ड डिस्क कोई बहुत महंगी, तो हमें पता चलता है कि अब जो ज्यादा हमारी पास कॉस्ट होती है वो हमें प्रोसेसर, तो इसलिए हमें टाइम पे हम ज्यादा जाते हैं, हम स्पेस वगैरह पे जो है वो ज्यादा नहीं जाते। तो इस वक्त हम इसकी भी सॉर्टिंग मेथड की भी हम ज्यादा से ज्यादा टाइम कम्प्लेक्सिटी को जो है वो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉर्टिंग मेथड शुड नॉट बी सिलेक्टेड ओनली बिकॉज इट्स सॉर्टिंग टाइम इज बिग O एंड log n, द रिलेशन ऑफ द फाइल साइज n एंड द अदर फैक्टर जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए कि n कितना बड़ा है, कि अगर तो n आपका छोटा है तो फिर तो आप बिग O n स्क्वायर पे चले जाएं, क्योंकि अगर वो बिग O n स्क्वायर वाला एल्गोरिथम है तो उसकी बाकी चीजें ज्यादा फिजिबल होंगी, यानी उसको बहुत कम रैम चाहिए होगी, वो बहुत जल्दी आंसर दे देगा, तो उसको जो है बिग O एंड log n या रिकर्सिव कोड नहीं होगा जो कि मुश्किल से लिखा जाता है, इजी कोड होगा, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी। तो अगर आपके सारे फैक्टर इस तरह के हों कि आप बिग O एन स्क्वायर वाला एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं सॉर्टिंग मेथड, तो आपको वो करना चाहिए। तो इट मीन कि हम सिर्फ सॉर्टिंग मेथड को टाइम कम्प्लेक्सिटी के बिग O के ऊपर जो है कि अगर वो n log n को बिलोंग कर रहा है तो हम उसको सिलेक्ट करें, ये चीज ठीक नहीं है। So determining the time requirement of sorting technique is to actually run the program and measure its efficiency. जब हम time requirement या time complexity की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, इसका क्या मतलब है कि आप प्रोग्राम आप रन करें और आप देखें कि उस प्रोसेसर ने आपको जो है वो कितने टाइम में वो डेटा सॉर्ट करके दिया। अच्छा, जब हम प्रैक्टिकली कंप्यूटर में ये चीज करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे हम आमतौर पे करते हैं 10 नंबर एंटर कर देते हैं, 20 कर देते हैं, 50 कर देते हैं, तो उस क्योंकि प्रोसेसर एक बहुत माइक्रो सेकंड में काम करता है और बहुत फास्ट होता है, तो वो हमेशा आपको जीरो ही देगा। तो इसलिए अगर हम ये चीज करना चाहें, जो कि हम इंशाल्लाह इस सॉर्टिंग के एंड में एक प्रोग्राम ऐसा करेंगे, हम एक बहुत बड़ी डेटा फाइल जनरेट कर लें, लेट सपोज 50,000 नंबर की डेटा फाइल हम जनरेट कर लें, जिसमें एक एक नंबर जो है वो 250 डिजिट्स का हो या 300 डिजिट्स का हो, वो ऑटोमेटिकली डेफिनेटली हम जनरेट करेंगे, हम टाइप तो डेफिनेटली नहीं कर सकते। तो अगर हम इतनी बड़ी एक डेटा फाइल, एक प्रोग्राम ऐसा लिखें कि वो डेटा फाइल जनरेट कर ले, वेरी सिंपल 2-3 लाइनें लिखनी होती हैं, और फिर हम एक सॉर्टिंग टाइम, प्रोसेसर का टाइम बिल्ट इन फंक्शन से उठा लें सॉर्टिंग से पहले, और फिर वो हम सॉर्टिंग का एल्गो लगाएं उस पे, और फिर हम एट द एंड वाला टाइम प्रोसेसर का कमांड वो स्टेटमेंट यूज करके जो भी उसकी कोडिंग में वो अवेलेबल है, ठीक है, आपको खुद नहीं लिखना पड़ता, बिल्ट इन कमांड होती है, तो फिर हम दोनों को अगर माइनस कर दें तो फिर हमें जो टाइम देगा वो जरूर हमें कुछ ना कुछ ऐसा टाइम बताएगा जो कि हमें क्लियरली बताएगा कि यार ये एल्गोरिथम जो है ये इसने कितना टाइम जो है वो लिया है, ठीक है। छोटे डेटा के ऊपर आपको हमेशा जीरो ही मिलेगा। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी या टाइम रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि वो सॉर्टिंग टेक्निक जो है उसने आपके डेटा को सॉर्ट करने के लिए कितने टाइम में आपको रिस्पॉन्स वापस वापस दिया है। तो इसका मतलब है यू विल हैव टू एक्चुअली रन द प्रोग्राम विद दैट सॉर्टिंग मेथड। So once a particular sorting technique is selected, the need is to make the program as efficient as possible. अब अगर आपने ये सोच लिया कि यार मैंने ये वाली sorting technique किसी भी वजह से आपने select कर लिया है, तो प्रोग्राम को efficient बनाने का मतलब ये है कि प्रोग्रामर जब अपने कोड के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा काम करे कि वो कोड जो है वो आपका एफिशिएंट हो, इस लिहाज से कि वो ट्रबल शूटिंग के लिहाज से एफिशिएंट हो, या वो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स के हिसाब से बहुत ज्यादा लंबा कोड ना हो, या वो इजी टू अंडरस्टैंड हो, या वो इजी टू डीबग हो, तो फिर ये सारी चीजें जो है प्रोग्रामर को कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको करनी पड़ेगी। So any improvement in sorting time significantly affect the overall efficiency and saves a great deal of computer time. Again, प्रोग्रामर ने तो बड़ा सब कुछ अपना कोड के ऊपर काम कर लिया, लेकिन अगर सॉर्टिंग टाइम में आप इम्प्रूवमेंट कर सकें, इसका मतलब क्या है कि आपने जो सॉर्टिंग टेक्निक यूज की है उसमें अगर आप कोई ऐसी ऐसी चीज कर सकते हैं कि आप उसका जो सॉर्टिंग टाइम है उसको मजीद रिड्यूस कर सकें, तो इसका मतलब यह है कि ये आपका इट विल सेव अ ग्रेट डील ऑफ योर कंप्यूटर टाइम एंड विल प्रोवाइड यू द एफिशिएंसी।
तो जैसे मैंने पहले बताया कि रैम या स्पेस कंस्ट्रेंट आर यूजुअली लेस इंपॉर्टेंट देन टाइम कंसिडरेशन। ठीक है, स्पेस कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है, रैम की बात भी कर सकते हैं आप, परमानेंट स्टोरेज हार्ड डिस्क की बात भी कर सकते हैं कि इस एरा में हम स्पेस को जो है वो ज्यादा नहीं कंसिडर, क्योंकि रैम भी हमें अब हमारे वो जो प्लग इन वाली स्लॉट्स होती है वो भी अब ज्यादा हो गई है। वैसे भी रैम हमारी बिल्ट इन आजकल लैपटॉप में बहुत ज्यादा अच्छी आती है, इवन मोबाइल में आती है इतनी स्पेस। तो क्योंकि बिल्ट इन बहुत ज्यादा आ जाती है, एक्स्ट्रा भी करना चाहे तो इतनी कॉस्टली नहीं होती है। तो इसलिए इस कंटेंट को हम यूजुअली लेस इंपॉर्टेंट रखते हैं टाइम कंसिडरेशन। ठीक है, the reason for this we can, as for most sorting program, the amount of space needed is closer to big O and that too। हम ये देखेंगे कि जब हम सॉर्ट मेथड, एक तो ये प्राइस वाली बात होगी, अगर हम बिग ओ भी उनका देखें तो हमें ये नजर आएगा कि बहुत सारे ऐसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम जिनकी बेशक टाइम कम्प्लेक्सिटी अच्छी ना हो, लेकिन उनकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन से लेके बिग ओ एन स्क्वायर तक ही लाई करेगी, बिग ओ एन क्यूब में नहीं जाएगी, बिग ओ फैक्टोरियल में नहीं जाएगी। ठीक है, तो एक रीजन तो इसकी ये है। So the second reason is that if more space is required, कि अगर आपकी रैम के अलावा उसको स्पेस रिक्वायर्ड है तो आपके पास ऑक्सिलरी स्टोरेज है, आपके पास हार्ड डिस्क है, आप उसकी स्पेस यूज कर सकते हैं। तो स्पेस कंस्ट्रेंट इसलिए जो है वो टाइम, मनी के लिहाज से, अवेलेबिलिटी के लिहाज से, बिगो के हिसाब से, टाइम टाइम से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम स्पेस को ज्यादा, स्पेस कम्प्लेक्सिटी के ऊपर हम जो है वो ज्यादा टाइम लगाएं। So what are the things to remember? An ideal sort is an in-place sort where the algorithm uses no additional array storage, and hence it is possible to sort very large lists without the need to allocate additional working storage। क्या मतलब है कि ये बहुत अच्छा होगा कि हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिथम इन प्लेस हो, ताकि उसको एक्स्ट्रा जो है वो स्पेस ना चाहिए हो और वो सारे डेटा को रैम में ही रख के या वो जो टेम्पररी आपकी स्पेस अवेलेबल है उसी में रख के उसको सॉर्ट कर ले, और उसको एडिशनल वर्किंग स्टोरेज या हार्ड डिस्क जो है मतलब कि उसकी रिक्वायरमेंट ना हो। क्योंकि अगर वो हार्ड डिस्क को यूज करेगा तो पहली बात तो ये है, हो सकता है हार्ड डिस्क के ऊपर उसको उतनी स्पेस अवेलेबल ना मिले, ये और ये तो डेफिनेटली होगा कि सारा जब रैम में डेटा होता है तो आपका उधर सॉर्टिंग जो है उसके वो फास्ट होगी, क्योंकि वो रैम में ही पड़ा। अगर उसने हार्ड डिस्क से लाना है बार बार, कितनी दफा उसने वहां से अगर पासेस करने हैं कि हार्ड डिस्क से लाना है, फिर लेके रैम में रखना है, फिर करके फिर दोबारा हार्ड डिस्क पे ले जाना है, तो इसलिए इसमें भी इसका टाइम जो है वो काफी ज्यादा लग सकता है। तो इसलिए एक आइडियल सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है वो क्या होना चाहिए, इन प्लेस सॉर्ट एल्गोरिथम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो अभी हमने पढ़ा था कि स्टेबल और नॉट स्टेबल, तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज सेड टू बी स्टेबल अगर वो अपने सीक्वेंसेस को सॉर्टिंग में भी सेम रखें, जो सेम डेटा हो। तो हमारे पास जो दूसरी एक अच्छी सिचुएशन हो सकती है कि हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है अगर स्टेबल हो तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जाहिर है वो अपना अगर सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे तो उस वो जो टाइम सीक्वेंस चेंज करने में लगेगा वो भी आपका जो है वो नहीं लगेगा। और ये हम सिर्फ 8 या 10 नंबरों के ऊपर ये चीज रख के ना सोचे, हम ये सोचे कि हमारे पास बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, और अगर वो सेम जो नंबर हैं अगर उन्होंने अपना सीक्वेंस चेंज करते रहे वो, तो इसमें फिर आपका अच्छा खासा टाइम जो है वो सिर्फ इसी चीज में निकल जाता है। तो सम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आर स्टेबल बाय नेचर, हम जो पढ़ेंगे जो कि स्टेबल भी हैं और जो कि इन प्लेस भी हैं। उसमें इंसर्शन सॉर्ट हम पढ़ेंगे, उसमें हम मर्ज सॉर्ट पढ़ेंगे, उसमें बबल सॉर्ट पढ़ेंगे और इस तरह के। और कुछ एल्गोरिथम स्टेबल नहीं हैं, यानी कि वो अपने सीक्वेंसेस को जो सेम डेटा होता है वो अपने उसमें भी जब सॉर्ट होते हैं तो अपने सीक्वेंस को चेंज कर लेते हैं, जिसमें हम कौन कौन से पढ़ेंगे, हीप सॉर्ट पढ़ेंगे और क्विक सॉर्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम कुछ स्टेबल एल्गोरिथम पढ़ेंगे, कुछ नॉट स्टेबल पढ़ेंगे, हम कुछ इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे, कुछ हम नॉट इन प्लेस यानी सॉर्टिंग यानी जिनको हमारी ऑक्सिलरी स्टोरेज की भी जरूरत होगी। So sorting can be performed in many ways. Over a time, several methods or algorithms are being developed. जैसे मैंने अभी बताया, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये कुछ है। इसके अलावा हीप सॉर्ट भी हम पढ़ेंगे, हम सिलेक्शन सॉर्ट को भी देखेंगे, हम क्विक सॉर्ट को भी, ये दिखा हुआ है इसको देखेंगे, और हर एक की हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को भी साथ करने की कोशिश करेंगे। तो अगेन the thing is, it is very difficult to select a sorting algorithm over another, and there is no sorting algorithm better than all others in all circumstances। हम कभी नहीं ये कह सकते कि एक sorting algorithm हर circumstances में हर जगह पे यही अच्छा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम किसी एक को नहीं सबके ऊपर सेलेक्ट कर सकते,
अगेन मैं ये रिपीट करूंगी कि बहुत सारी चीजों के ऊपर, जैसे अभी पीछे स्लाइड में भी बताया, बहुत सारी चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम सेलेक्ट करना है। टाइम कम्प्लेक्सिटी पे भी करता है, स्पेस पे भी करता है, वो स्टेबल है या नहीं है, वो इन प्लेस है या नहीं है, रिस्पॉन्स टाइम कितना रिक्वायर्ड है, प्रोग्रामर ने कोडिंग के ऊपर जो है उसकी कोडिंग जो है वो किस तरह से की है, तो सारी रिसोर्सेज आपके पास किस तरह से अवेलेबल हैं, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। डेटा स्ट्रक्चर आपने, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप कौन से डेटा स्ट्रक्चर को यूज करने को आपका जो है उसमें रिक्वायर्ड है, तो ये सारी चीजें मिलके बताती हैं कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में ये वाला सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है ये आपको यूज करना चाहिए।